पेट जो भरता लोगों का मिट्टी से फसल उगाता है, उस किसान की खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है। आलस जरा ना तन में रहे, कोई डर ना मन में रहे, जितनी भी मुसीबत पड़ती है, बिन बोले वो चुपचाप सहे। बस परिवार की खातिर ही वो रहता मुस्कुराता है, उस किसान की खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है। ना धूप सताए दिन की उसे, ना काली रात डराती है, डटा रहे मौसम में जब तक फसल न उग जाती है। सूरज के उगने से पहले वो पहुंच खेत में जाता है, उस किसान की खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है। मेहनत करता है पूरी और संयम में बांधे रहता है, वो जिम्मेदारियों का उसके कांधे ही रहता है। कभी वक्त की ऐसी मार पड़े वो भूखा ही सो जाता है, उस किसान की खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है। जो सेहत दूसरों को देता है, खतरे में उसकी जान है क्यों, सबकी पूरी करे जरूरत, अधूरे उसके अरमान है क्यों। पूरा मूल्य मिले मेहनत का, बस इतना ही तो वो चाहता है, उस किसान की खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है। नमस्कार। समसामयिक मुद्दों से जुड़े इस कार्यक्रम एक संवाद में आज हम बात कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था के आधार, गांधी जी के स्वराज्य के आधार, भारतीय किसानों के मुद्दों की, भारतीय किसानों की समस्याओं की। आज हमारे साथ में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर चंद्रदेव ओला। डॉक्टर चंद्रदेव ओला प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा राजस्थान, जिला सचिव है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, मार्क्सवादी लेनिनवादी जिला उदयपुर, स्टेट कमेटी सदस्य हैं कम्युनिस्ट पार्टी माले, और साथ में ही अनुसंधान अन्वेषक है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की अनुसंधान इकाई पीआरसी, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, जो केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करती है और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जन सरोकारों से जुड़े इस कार्यक्रम में मैं पुनः डॉक्टर चंद्रदेव का स्वागत करता हूं। भारत की आत्मा का जो आधार है वो किसान है। जिस प्रकार एक जवान सीमा पर अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे जीवन की रक्षा करता है, उसी प्रकार किसान खेतों में अन्न उगाकर हमारे जीवन की रक्षा करता है। लेकिन देखने में आता है कि जवान और किसान दोनों ही समस्याग्रस्त है और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए, अपनी समस्याओं की सुनवाई के लिए आज आंदोलन की राह में खड़े हैं। तो ये स्थितियां आखिर क्यों बनी है? आखिर देश का जवान और देश का किसान, देश के मेहनतकश मजदूर आखिर आज आंदोलन की राह में क्यों है? इन सभी बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रदेव ओला। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर ओला से कि वो विस्तार से किसानों, मजदूरों की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में विस्तार से अपने विचार अभिव्यक्त करें। डॉक्टर ओला। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। जैसा कि जो आपने बताया, नमस्कार। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही सर। हेलो। जी सर। फोटो आ रही है सर? फोटो नहीं आ रही सर। सर आपका वीडियो ऑन करो। नहीं, वीडियो तो ऑन है। वीडियो ऑन है सर। पिक्चर नहीं आ रही सर। कोस्तो जा रही सर के पास में। यस सर। हाँ तो सर देख रहे हैं
कि पिछले 2.5 महीने से देश भर का जो किसान है वो ये जो 3 जो कानून जो लाए गए हैं जून के महीने में, जो जिस तरीके से बिना किसानों से किसी भी प्रकार की सलाह मशवरा किए ये जो अध्यादेश जून में लाए गए और बिना राज्यसभा में बहस किए इन तीनों कानूनों को कानून गया, तो हम देखते हैं कि ये जो तीनों कानून है वो किसान से उसकी खेती और जमीन को छीनने वाले कानून है। उसके साथ ही उसकी मतलब स्वतंत्र देने को। मैं तो जरा इन तीनों कानूनों के बारे में थोड़ी सी बात रख देता हूं। मैं देख रहे हैं कि 26 नवंबर 2020 से पूरे देश में जो किसानों का संघर्ष है वो तेज हुआ और पूरा देश का किसान ये समझ पाया कि ये जो तीनों कानून है जो ऐसी आपात स्थिति में जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा था और उस दौरान ये लाए गए हैं वो बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है और पूरे देश का जो किसान है वो संघर्ष के रास्ते में संघर्ष पर उतरा। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा संघर्ष जो किसानों का इस समय चल रहा है उसमें लगभग 500 जो किसान संगठन है वो संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के साथ जुड़े हुए हैं और ये इन सभी का यही है कि कैसे खेती और किसानी जो है उसको किया जा सकता है। 3 जो कानून है उन पे मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा कि ये कानून जो लाए गए हैं। पहला कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा, यानी इस कानून को इसलिए लाया कि एमएसपी खत्म करने और कृषि उपज से पूरे व्यापार को घरेलू और विदेशी कॉर्पोरेट को सौंपने के लिए बनाया गया। उनकी कैसे विदेशी कॉर्पोरेट है या बड़े कॉर्पोरेट है उनको बेचा जाए। ये किसानों और कृषि दोनों को नष्ट कर देगा। एमएसपी खाद्यान्न की खरीद और इसके साथ ही सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है वो भी इस कानून के आने से खत्म हो जाती है। यानी मंडियों का जो प्रावधान है वो जिस तरीके से आज सरकारी मंडियां हैं या सहकारी समितियां हैं, कहने को तो कहा जा रहा है कि ये रहेगी, लेकिन सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ समय तक जो प्राइवेट व्यापारी है वो बाहर जाकर जब खरीद करेगा तो कुछ समय तक तो उसको ऊंचे दाम में खरीदेगा और किसान लालच में आके खरीदेगा भी, लेकिन सने सने इसके प्रभाव से जो मंडियां है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसका मतलब प्राइवेट जो मंडियां हैं वो पनपेगी और ये जो कानून है ये उन मंडियों को खत्म करना और प्राइवेट मंडियों की ओर ले जाने का काम करता है। दूसरा कानून है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा संबंधी किसान समझौता, यानी इसमें कहा तो यह है कि सशक्तिकरण और सुरक्षा इस कानून के तहत किसानों को दी जाएगी। लेकिन अगर इसको हम देखते हैं तो देश भर में अनुबंध पर खेती को प्रोत्साहन देने या बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक लाया गया है। जैसे कि भारत में अनुबंध खेती का हमारा पिछला अनुभव ये बताता है कि इससे केवल कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा किसानों को लूटने में मदद मिलेगी। इससे केवल किसानों का भला नहीं होगा बल्कि विपरीत प्रभाव पड़ेगा और छोटा व्यापारी छोटा किसान है वो भी इससे मतलब इसके प्रभाव में आएगा। न्याय का इससे ज्यादा मजाक भला और क्या हो सकता है कि किसी भी विवाद की स्थिति में किसानों के पास अदालत में जाने का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और इसमें जो अदालत का प्रावधान किया गया है सर वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इसके अंतर्गत लाया गया। और देखते हैं सर आज बात को अगर सही सेहत से नहीं सुना जा सकता है और जो थोड़ा भी धनाढ्य व्यक्ति होता है या पैसे वाला व्यक्ति होता है वो अपनी प्रभावशीलता के कारण झूठे जो मुकदमे होते हैं या जो असत्य होता है उसको भी सत्य की विजय के रूप में वो उसको हासिल कर लेता है। तो एक छोटा किसान मध्यम किसान किस तरीके से एसडीएम कोर्ट में जाएगा और अपनी बात को रखेगा, तो हम देखते हैं कि अगर
वास्तविकता में जिस तरीके से कोर्ट और न्यायालय जो काम करते हैं वो एक प्रभावशाली और पैसे के दबाव में कैसे काम करते हैं या वकील उनके लिए कैसे काम करते हैं, हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो किसान है उसको इसी तरीके नहीं है, यानी कि पूरी देश की जो खेती है उसको खेत को उस कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देना है। तीसरा जो कानून है सर, ये अधिनियम 1955 जो था उसी में संशोधन किया गया है। और ये संशोधन हम बहुत अच्छी तरह जानते रहे हैं कि किसी भी वस्तु का बहुत ज्यादा भंडारण या उसको रोक लेना वो सीमा थी कि कोई भी वस्तु है उनका ज्यादा जो है संग्रहण नहीं करेगी। लेकिन ये माने कोई भी व्यक्ति आवश्यक जो वस्तु अधिनियम था बनाया गया था उसमें एक ये विनाशकारी संशोधन किया गया है। केंद्र का जो सबसे आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनके भंडारण पर सभी इस आंदोलन की है कि कैसे ये जो भंडारण की जो बढ़ाने जाने की जो क्षमता है, यानी किसान के यहां से तो निकल जाता है लेकिन व्यापारी उस जो भंडारण है उसको बहुत लंबे समय तक जो है को हटा दिया गया है। और ये जो मुख्य जो 7 जो मुख्य वस्तुएं हैं उनमें चावल, दाल, खाना, तेल है, यानी जो वस्तुएं हैं उनको दिया गया है कि बड़ा जो व्यापारी है, इससे क्या होगा कि कॉर्पोरेट और जो बड़े व्यापारी हैं में इन वस्तुओं की जमाखोरी करने और काला बाजारी करने की पूरी छूट इन कानून के तहत मिल जाएगी। इससे उनकी कीमतों में वो कई गुना वृद्धि करके करेंगे, जिसके कारण जो खाद्य सर अगर इसको इसी को अगर हम लोग देखते हैं जो पिछली बार जो सूची आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, उसके अगर आंकड़े में देखते हैं तो 160 जो देशों का सर्वे हुआ था उस सूची में भारत 94वें स्थान पर था, यानी 94वें नंबर पर हम थे। और आगे और स्थिति इस अगर कानून को ये अगर लागू कर देते हैं धरातल पर तो इससे और ज्यादा खराब होने की स्थिति है। ये जो तीनों जो कानून है जिनको आन है जो जिसका विरोध कर रहे हैं और इनको काला कानून कर रहे हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ है कि बिजली संशोधन विधेयक 2020 लाया जा रहा है। उस जो आ गया है कि कैसे इस बिजली पूरा निजीकरण की ओर धकेलें। अभी भी जैसे हम देख रहे हैं कि राजस्थान में या अन्य स्टेट्स में जो बिजली है इकाइयां हैं उनको निगम के तौर पर इन निजीकरण कर दिया गया है। तो ये बिजली अधिनियम से जो एक महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है जिसकी मांग लगातार जो किसान है वो करता रहा है कि उन पर एमएसपी जो है वो लागू की जाए और जो खरीदने की वाला कानून यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जबकि हम बाजार में अगर देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा, अगर बात करूं मान लीजिए पेंसिल लेने जा रहा हूँ या पेन लेने जा रहा हूँ उसके ऊपर भी लिखा होता है कि मैक्सिमम प्राइस यानी अधिकतम मूल्य, मैक्सिमम प्राइस यहाँ न्यूनतम समर्थन की मांग हम लोग तरीके से डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की जो सिफारिश थी उसके अनुसार एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि एमएसपी उत्पाद की पूरी लागत यानी C2 एक फॉर्मूला दिया था उन्होंने, C2 प्लस 50%। ये जो C2 50% था इसमें था कि राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा जो कहा गया कि हमारे देश जो अधिकांश है उसमें केंद्र सरकार द्वारा जो एमएसपी का कोई मतलब नहीं रहता है कि केंद्र का लागू उसका कोई मतलब जो है अपने जो है वो लागू करता है, क्योंकि वहां खरीद नहीं होती है केंद्र में। जबकि यहां तक कि पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद केवल धान और गेहूं तक की
कि एमएसपी को लागू किया जाए और इसको एक कानून बना दिया जाए। हम देखते हैं नीचे के बारे में, तो 3 दशक की जो नव उदारवादी नीतियां यानी 1991 के बाद जो नीतियां जो के कारण भारत में जो कृषि जो संकट है वो बहुत ही गंभीर अवस्था है, जिसके तहत भारत में किसानों को ऋण के कारण जो ये मैं राष्ट्रीय जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके आंकड़ों के अनुसार ये बात मैं कह रहा हूं कि उस ऋणग्रस्तता के कारण आत्महत्या करने के लिए 4 लाख, भारत में केवल 4 लाख किसानों को मजबूर होना पड़ा। और हमारे देश में हर साल आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग के लाखों बच्चे भूखमरी और कुपोषण के कारण मर जाते हैं। जैसे हमने कहा कि 107 देश जो हंगर इंडेक्स है जिस नंबर पे आ रहे हैं, जैसी स्थिति हमारी है। और ये जिस तरीके से केंद्र सरकार में जो सरकार आई मोदी की 2014 के, इस सरकार की अगुवाई वाली ये जो बीजेपी सरकार है वो बेशर्मी से किस तरीके से कॉर्पोरेट बड़े जो पहले जो पूर्व घराने रहे हैं या अब जो नए कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनके लिए इन नीतियों को बना रहे हैं, उनके दबाव में इन नीतियों को बना रहे हैं। और आज भी जो किसान की जो बात है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कानून से पीछे हटने की बात मोदी सरकार नहीं कर रही। अभी हम देखते हैं कि 2 दिन पूर्व ही जिस तरीके से भारत के जो हमारे देश के जो कृषि मंत्री है किस तरीके से ठाके के साथ कर रहे हैं कि 11 वार्ता हुई और उसमें किसी भी तरीके की समस्या या किसी तरीके की आपत्ति को किसान स्पष्ट नहीं कर पाए। ये एक भद्दा मजाक है वो हमारे किसानों के साथ में है। आखिर जो आंदोलन जो है खासतौर पर अगर ये कानून जिस तरीके से आ जाते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है या कृषि है उसमें खासतौर पर छोटे किसान या मध्यम किसान जो खासतौर पर जैसे खेती मजदूर है, खेती है, युवा है, जो मान लीजिए किसी न किसी तरीके से इस खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन पर इसका बहुत ही सीधा वो पड़ेगा। और देखते हैं कि इस तरीके से किसान कह रहे हैं कि जब तक वापसी नहीं, और ये सही भी है क्योंकि हम लोग भी जैसे कि दक्षिणी राजस्थान में काफी किसानों को लेकर हम लोग शाहजहांपुर बॉर्डर और कुछ जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों के जो दिल्ली के जो सीमाओं पे जो चल रहे हैं उनके जो धरने चल रहे हैं उनमें हम लोग गए हैं, शिरकत की है हम लोगों ने, और हमने वहां देखा है कि किस तरीके से किसानों का हौसला है। और दूसरी एक जिस तरीके से एक पर मुझे लगता है कि इससे संकोच भी नहीं करना चाहिए कि गोदी मीडिया जिस तरीके से इसको प्रचारित कर रहा है कि ये किसानों के लिए जो बिल है की बिल है। यहाँ हम ये बात करना चाहते हैं कि साहब भी बताइए कि इसमें ऐसा कौन सी भलाई वाली चीज है। आपने कॉमोडिटी एक्ट जो 1955 का था उसको जैसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया है और उसको पूरी तरीके से एक कालाबाजारी या पूरा जो उपज है उसका स्टोरेज करने की जो क्षमता है वो उन लोगों के लिए बढ़ा दी है कि वो अधिक से अधिक कालाबाजारी कर सके। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें हम ये देखते हैं कि सीधा सीधा प्रभाव, क्योंकि जिस तरीके का ये आंदोलन है ये एक जन आंदोलन बन चुका है और इसके पीछे जो कारण है उस पर भी मैं थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालना चाहूंगा कि खेती से किसान के अलावा ऐसे बहुत सारी कर्मकार जो जातियां होती है, खासतौर पे जो छोटी जातियां होती है उसमें हमें कि मान लीजिए उसमें सुतार होता है, खुमार होता है, जो जितनी भी जातियां हैं तो एक सारी जुड़ी होती है। इसके ऊपर इन कानूनों का बहुत ही बहुत ही गंभीर प्रभाव वाला है। यानी हम कहें कि ये लोग बिल्कुल भी किसान पर तो ठीक है धीरे धीरे जाके 5 साल में 10 साल में जाते जाते इसका असर पूरी तरीके से पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या जिस तरीके से मंडियों का जो बंद करने का तरीका है या जो भंडारण वाली जो स्थिति है अगर ये होती है तो सीधा सीधा जो दूसरी जाति है, खासकर गरीब जो किसान है, छोटा किसान है, खेत मजदूर है, दलित है, आदिवासी है, उस पर इसका सीधा सीधा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, सीधा प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा।
और इससे कहीं भी बचा नहीं जा सकता। दूसरा, जिस तरीके से कहा गया कि किसानों के ऊपर कई झूठे लगाए कि ये तो पूरी तरीके से जो आंदोलन है वो खालिस्तानियों का है, माओवादियों का है, या ये कहा जाए कि नक्सली और पाकिस्तानी और चाइनीज जो लोग हैं वो इस पूरे आंदोलन को जो चला रहे हैं। इस तरीके की जो किसानों के लिए गलत भाषाओं का जो इस्तेमाल किया गया उसकी भी हम लोग सभी लोग निंदा। और मतलब ये अगर इन कानूनों को बहुत और देखा जाए, बड़ा नहीं है, इस पर देखा जाए तो ये बहुत संक्षिप्त में देखने को मिल जाता है। तो किसान और कृषि दोनों को नष्ट करने का ये कानून जिस तरीके से लाया गया है वो बहुत ही किसानों के लिए, और इस बात हम ये नहीं कहेंगे आने के बाद ही हुआ है। हम कहते हैं कि जो खेती है दिनों दिन जो है वो बुनियादी घाटे की खेती होती आ रही है, जिसके कारण जो हमने बताया कि किस तरीके से लाखों किसान ऋणग्रस्तता के कारण। और एक बड़ा उदाहरण हम यहाँ ही देखते हैं कि मध्य प्रदेश 6 जून 2017 को कि को जो है वो किया जाता है, और ये लगातार जो एक जन आक्रोश है, और इसके साथ साथ ही किसान जो ऋणग्रस्तता के चले या खेती जो है वो घाटे सौदा होने के कारण धीरे धीरे किसानों का नीचे आक्रोश बढ़ता जा रहा था। और जो जिस तरीके से लोकसभा में जिस तरीके की बात आई तो मैं यहाँ पे कोट करूंगा, कहा जाए कि केवल पंजाब के किसानों का ये पंजाब के किसानों का आंदोलन कतई ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसको प्रत्यक्ष नदी से जाके लिखा, मैं उनके साथ रहा। तो देश का किसान इस पूरे आंदोलन में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसान संगठन जुड़े हुए हैं, इसमें केवल 40 किसान संगठन है जो केवल पंजाब के इलाके में जो काम करते हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन कर्नाटका हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, सभी जगह के किसान इस आंदोलन के तहत जुड़े हुए हैं। और इन कानूनों में ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल पंजाब के जो है किसान हैं वो ही इस कानून के साथ जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल ही गलत होगा। तो ये इस तरीके से पूरा जो भारत की जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है या जिस तरीके से, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसके साथ ही कि ये कानून जिस तरीके से मान लीजिए आ जाता है, यार खुली मंडियां जिस तरीके से हो जाती है, और अगर सरकार अगर इसको एमएसपी पे अगर खरीद नहीं करती है तो मंडियां तो खत्म होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो एफसीआई है वो भी बहुत कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण एफसीआई का कमजोर होना, इसके कारण मतलब ये है कि जो 60 से 64% जो लोग जिनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस के सिस्टम के तहत जो खाद्यान्न सामग्री जो मिलती है हर महीने जो मिलती है अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को, उसके ऊपर भी ये संकट आने वाला है। और सीधा सीधा यही है कि जब एफसीआई या सरकार अगर इस गेहूं की खरीद या खाद्यान्न पदार्थों की अगर खरीद नहीं करती है तो एफसीआई के जो गोदाम है अगर उनमें गेहूं या कुछ भी खाद्यान्न अगर जाएगा नहीं, तो किस तरीके से सरकार, केंद्र या सरकार जो राज्य सरकारें हैं वो कैसे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न सामग्री का वितरण करती है वो कैसे कर पाएगी, ये भी एक सोचने का इसके साथ में एक महत्वपूर्ण विषय जो है वो है। दूसरा ये है कि किस तरीके से लगातार जो अगर हम लोग इसी से जोड़ता हुआ अगर आप देखते हैं कि जैसे कि कृषि को लेके अगर इस बजट में जो अगर बात करें हम, तो बजट में कृषि को लेके किसी भी तरीका की कोई मतलब राहत अगर देना चाहें, या हम कहें कि जिस तरीके से कृषि निधि जो सहायता राशि थी उसको बढ़ाने की बात जो बीच में पहले किया जा रहा था, जिस तरीके से गोदी मीडिया बार बार कह रहा था, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती। यानी ये देश का जो पहला बजट होगा जिसको हम ये कहेंगे कि देश का एक बेचू बजट है, यानी यहाँ पर देश को बेचने की, यानी देश के संसाधनों को नीलाम करने का बजट, ये बजट हमें बताता है कि कैसे जो सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, सार्वजनिक जो संसाधन है, उनको कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनके हवाले किया जा रहा है। और इसके साथ ही खेती को, जो कि हम इन तीनों कानूनों के तहत देख रहे थे कि खेती का भी कॉर्पोरेटीकरण किया जा रहा है, यानी जो है अब बड़े जो पूंजीपति है, बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनके तहत उनके हाथों में चली जाएगी।
और खासतौर पर हम देखते हैं कि आज से 4 साल पहले से ही बहुत सारे जो पंजाब के इलाके हैं या हरियाणा के इलाके हैं, इनमें अडानी, अंबानी, पतंजलि, वालमार्ट, इन लोगों ने पहले ही अपने गोदाम, मतलब अपने जो भंडारण की जो व्यवस्था है वो पहले ही कर चुके हैं। तो और ये जो कानून है, तीनों जो कृषि कानून है, 4 श्रम कोड है, शिक्षा नीति है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार 2014 के बाद जो जनता के जो अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं और आम जन के जो अधिकार हैं, उनके ऊपर लगातार एक के बाद एक हमला किया जा रहा है। लेकिन यहां तक, क्योंकि अगर हम श्रम कानूनों के बारे में देखें कि 44 श्रम कानून थे और उनको 4 श्रम कोड में बदल दिया गया, श्रम कानूनों को तोड़ दिया गया। लेकिन ये कृषि पर जाकर जब हमला करते हैं तो कृषि, क्योंकि जिस तरीके से संगठित किसान है, संगठित तरीके से किसान अपनी आवाज को बुलंद करना जानता है, जबकि श्रम की अगर श्रमिकों की हम बात करते हैं तो असंगठित जो श्रमिक है उनका एक जो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है और वो बहुत संगठित होने में एक समय लगता है, वो भी आगे जाके संगठित हो रहा है श्रमिक जब धीरे धीरे इन सारे 4 श्रमिक कोड जो है उनको समझेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे तीनों कृषि कानून है या श्रम कोड है, शिक्षा नीति है, लगातार इसमें भाजपा और आरएसएस की जो सरकार है, जिसको हम पूरे पहले से देखते आ रहे हैं कि कैसे अपनी नीतियों को, जो नागपुर से इनका एजेंडा चलता है, उसको देखने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो यानी इस बजट के अंतर्गत देश के सभी संसाधनों को नीलामी में लगा दिया जाएगा। जैसे हम लोग सीधा सीधा देख रहे हैं कि कैसे सड़क और रेलवे, पुलिया आदि की नीलामी इस बजट में, नीलामी का प्रावधान भी इस बजट में रखा गया है। कृषि के बजट में पूरी तरीके से कटौती हुई है। जहां तक हम देखते हैं कि कोरोना जैसी आपदा में भी, जहां नरेगा एक ऐसा प्रोग्राम था जो जिसने गांव में लौटने के बाद श्रमिक मजदूरों को किस तरीके से राहत और संबल दिया, उस नरेगा में का बजट भी 50% तक कम कर दिया गया। यानी नरेगा को इस तरीके से मतलब एक कर दिया गया, नरेगा में जो जिस तरीके से उस बजट को कम किया है कि इसकी जैसे कोई आवश्यकता नहीं। जबकि हम देख रहे हैं कि पूरा कोरोना काल में अगर लोगों को एक संबल देने का काम किया है, अगर लोगों को गांव में लौटने के बाद अगर देने का काम किया है, तो वो नरेगा ने किया है। और इस नरेगा की भी इन हालों में जिसने खास तौर पर ये माने कि गरीबों, छोटे जो गरीब किसान है या छोटे जो मजदूर है, खेती मजदूर है, दलित है, आदिवासी है, इनके लिए जो मनरेगा है वो सहारा रही है, जिसका इस बजट में कहीं भी जिक्र नहीं है। और इस बजट के अंदर उस जो मनरेगा की जो बजट की राशि थी उसको भी कम किया गया है। ये बजट जो पूरी तरीके से कॉर्पोरेट और कंपनी राज के लिए बजट है पूरी तरीके से, इसमें कहीं पर भी किसान का या जो छोटा तबका है या मध्यम वर्ग है उसके लिए किसी तरीके का कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया। हम इसको थोड़ा सा जोड़ के देखते हैं कि जिस तरीके से देखते हैं कि LIC जो है उसको कैसे पूरा उसका 75% तक उसका जो है वो निजीकरण, निजी हाथों में जो है कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनको निजीकरण किया जा रहा है। और बीमा कंपनियों को मान लीजिए 75% अगर हम जीवन बीमा, व्यक्ति के बीमा की अगर बात करें तो उस कंपनी को अगर बेच रहे हैं, ऐसे ही कृषि की जो बीमा है उसको भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं। और इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि बजट में किसानों पर जो कर्ज, जो इस बजट से जो किसानों पर जिस तरीके से कर्ज जो है वो कर्ज के नीचे किसान दबता जाएगा और जो ऋणग्रस्त था उसमें किसी भी प्रकार की राहत देने का काम इस बजट में कहीं भी नहीं किया गया। जबकि बार बार मोदी सरकार के द्वारा ये लगातार गोदी मीडिया में इस तरीके की खबरें आती रही है, जो सरकार वो कहती रही है कि किसानों की आय दुगनी करने की बात वो है लगातार लागू करते कहते रहे हैं। इस बात पर वो लगातार जोर देते रहे हैं कि MSP जारी रहेगा, FCI की जो खरीद है या सहकारी समितियों की खरीद है वो जारी रहेगी। लेकिन इस बजट में MSP जारी रहेगा या नहीं रहेगा, FCI या सहकारी समितियों में खरीद रहेगी या नहीं रहेगी, इसमें बजट का क्या प्रावधान है, इसके बारे में किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये पूरी तरीके से, जैसे मैंने पहले ही कहा कि देश का ये पहला बजट होगा, इसको हम बेचू बजट कह सकते हैं। देश के संसाधनों को, देश के रिसोर्सेज को बेचने वाला ये बजट है, जो किसी भी तरीके की आम व्यक्ति को राहत ये बजट कहीं भी देखने को नहीं मिलती है।
और मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से ये पूरा जो है किसानों का जो आंदोलन है, क्योंकि लोग किसानों को एक आशा थी 26 जनवरी पर जो किसानों ने एक प्रोग्राम लिया था और उसके बाद में ये था कि 1 फरवरी को किसान एक बड़ा आंदोलन जो है वो उसको लेंगे, लेकिन उससे क्योंकि 26 जनवरी की जो परिघटना हुई दिल्ली में, और वो परिघटना भी पूरी तरीके से जिस तरीके से एक साजिश के तहत केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की एक षड्यंत्रकारी जो नीतियां थी या षड्यंत्र जो उन्होंने रचा, जिसमें बहुत सारे हमारे किसान नेताओं का पहले से ही इस बारे में आशंका थी उनको कि इस तरीके की परिणति ये लोग करा सकते हैं, और वो उसी की परिणति हुई कि जिस तरीके से लाल किले पर इन्हीं के लोगों के द्वारा दीप सिद्धू और कुछ लोग मिलके जिन्होंने उसके ऊपर झंडा, एक धर्म विशेष का झंडा जो है उसके ऊपर लगाया गया। तो इसकी तो खैर बहुत सारे किसान संगठनों ने, हम लोगों ने काफी उसकी आलोचना की कि ये जो है बिल्कुल ही गलत है, और किसान उसकी निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि जो भी इस तरीके के जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिए जाए और कानून के तहत उसमें कार्रवाई की जाए। लेकिन केंद्र सरकार जिस तरीके से किसानों को दबाने का लगातार काम कर रही है, किसान पीछे ढकेलने का काम है, किसान आंदोलन को पूरी तोड़ने की जिस तरीके से साजिश कर रही है, हमने देखा कि किसी भी दुनिया में भी इस तरीके के बड़े तानाशाह या इस तरीके की एक लोकतांत्रिक जो सरकार है वो इस तरीके की घोर, हम कहेंगे कि घोर किसान विरोधी नहीं हो सकती। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो पूरा आंदोलन है वो जन आंदोलन है, किसी भी तरीके से केवल किसान का आंदोलन नहीं रहा है, एक आम व्यक्ति का बन चुका है, क्योंकि हम देखते हैं कि आम व्यक्ति जुड़ा हुआ है, किसान भी तरीके से ये कानून जो है वो वापस नहीं हो जाते हैं, पीछे नहीं हटेगा। और जैसे ही अभी जिस तरीके से कि हमारे संयुक्त संघर्ष समिति जो है उसने जो निर्णय लिया है कि अक्टूबर तक की भी हमारी पूरी तैयारी है। किसानों का थोड़ा यही था कि नवंबर दिसंबर में ये सोच रहे थे कि बजट में जाके कुछ ना कुछ सरकार करेगी, लेकिन बजट में किसी तरीके का कुछ प्रावधान रखा नहीं है पूरी तरीके को। बजट में किसी भी तरीके की इस तरीके की कोई व्यवस्था इन लोगों ने नहीं की है, और लगातार जो जनता है उनके सभी तत्वों का जो है सहयोग बना हुआ है। ये पूरा जो है ऐतिहासिक जन आंदोलन जो है हम इसको कह सकते हैं कि 30 जब से हम समझने लगे हैं कि पिछले 30 सालों में दिल्ली में इस तरीके की जो है आंदोलन, प्रदर्शन दिल्ली वासियों को या देशवासियों को इस तरीके के देखने को नहीं मिले हैं। और इसका जरा सा भी अगर हम उठा के देखते हैं कि कितना शांतिपूर्ण तरीके से आज देश के तमाम जो बॉर्डर हैं, राजधानी के जो बॉर्डर हैं, उनके ऊपर किसान व्यवस्थित रूप से, हिंसात्मक रूप से बैठा हुआ है और अपनी बात के लिए लगातार वो संघर्ष कर रहा है कि जिस तरीके के कानून है इनको वापस लिया। और हम देखते हैं कि 26 तारीख को जो ट्रैक्टर परेड होती है उसमें कैसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रवासी इन किसानों का फूलों के द्वारा किस तरीके से स्वागत इनका किया जाता है। लेकिन चूंकि मैंने इस तरीके का षड्यंत्र एक किसानों के प्रति रचा गया और उस षड्यंत्र को किसानों के माथे मरने की कोशिश की गई, और एक जो लगातार ये आ रहा था कि वास्तव में थोड़ा सा लगातार कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि काफी लंबे समय से 2 महीने से लोग बैठे हुए थे बॉर्डरों पे, उनका ये मानना था कि 26 तारीख का जो बड़ा परेड का कार्यक्रम है उसको करने के बाद एक बार वापस गांव की ओर, खेतों की ओर लौटेंगे और खेती किसानी को देखेंगे और उसके बाद पुणे लगातार को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। लेकिन इस 26 तारीख की परिघटना ने इस पूरी परिदृश्य को, पूरे जो माहौल है इसको बदला, और अब आज हम देख रहे हैं कि पूरा देश का किसान, क्योंकि जिस तरीके से किसान पर, अन्नदाता पर इस तरीके का बड़ा धोखा और षड्यंत्र रचने की जो कोशिश की गई है उसके क्या आज देश के तमाम किसानों में बहुत गुस्सा है, आम में गुस्सा है। सबका पेट भरता है, पेट पालता है। मैं कहता हूं जिस पास में सोने की बड़े भंडार थे होंगे उससे भर नहीं सकता। तो सरकार की जो साजिश अन्न के भंडारण को या इस खेती को तिजोरी में बंद कर दिया जाए, उसको तिजोरी में बंद करने में कामयाब नहीं होंगे। और पूरा देश का किसान लगातार इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है, कहीं भी हताश नहीं है। और जहां पर भी किसान बैठा हुआ है, आसपास के लोगों का जो मदद मिल रहा है, जैसे मैं कहूंगा कि शाजापुर बॉर्डर पर मैं 7 दिन वहां रहता हूं, तो वहां कि किस तरीके से आसपास का जो किसान है पूरी तरीके से
चाहे वो खाना पानी की से लेकर किसी भी मूल आवश्यकताओं की वस्तुओं की बात हो या रोजमर्रा की दिनचर्या की बात हो, उन मदद, सभी चीजों की मदद है आसपास का जो छोटा व्यापारी है वो पूरी तरीके से किसानों की कर रहा है। किसी भी तरह का तनाव, किसी भी बॉर्डर पर, मैं सिंगू बॉर्डर पर गया हूं, मैं टिकरी बॉर्डर पर गया हूं, कहीं पर भी किसी तरीके का तनाव है वो देखने को नहीं मिला है। और मैं यहाँ पे जरा सा एक जरूर कहूंगा कि विपक्ष पूरी तरीके से, सारा विपक्ष है इस कृषि कानूनों के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ खड़ा है। लेकिन एक थोड़ा सा ये दिल में रहता है कि लगातार जिस तरीके से किसान संघर्ष कर रहा है, समर्थन तो है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से हमने देखा कि कल के चक्का जाम में जो देश की विपक्षी पार्टियां किसानों के साथ सड़क पर उतरी, हम चाहते हैं कि किसानों के आंदोलन में भी सड़क पर जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सड़क पर सामने आए। केवल हम देखते हैं कि केवल बयानबाजी या केवल किसी तरीके का वीडियो जारी करने से या वक्तव्य जारी करने से नहीं होगा, क्योंकि किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने की ये समय है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर अगर किसी भी तरीके से मान लीजिए सरकार अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए किसानों के सामने जवानों को खड़ा करके अगर इस किसान आंदोलन चलने की पूरी तरीके से, मैं बता देता हूँ कि ये जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है पूरी तरीके है, और यहाँ से अगर ये आंदोलन मान लीजिए किसी भी शोषणकारी नीति के द्वारा या अत्याचार के द्वारा मान लीजिए इसको दबाने की कोशिश की जा रही है और एक सीमा तक मान लीजिए सेना को अगर इस्तेमाल करके किसी भी तरह का अगर मान लीजिए इसको कुचल दिया जाता है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये समझ लीजिए कि इसका जो लोकतंत्र है, इसकी जो न्याय प्रणाली है, इसकी जो न्याय है वो खत्म है। इसके आगे जो है वो कुछ बचने वाली जो चीजें हैं वो रही। जो जन आंदोलन अब तक देश की अगर आजादी की बात देखते हैं तो वो बना है लगातार सभी जो नियम है उनके ऊपर, जब भी लोकतांत्रिक जो अधिकार है उन मूल्यों के ऊपर लगातार प्रहार किया है। लेकिन ये सरकार ने सोचा नहीं होगा कि इनके साथ किसानों के जो इस तरीके की जो काले कानून जो लेके आए हैं उस बाद ऐसी स्थिति देश में बन जाएगी। ऐसी मेरे को लगता है को इसके कारण है कि ये जो परिणति आज देखने को। जी सर आपके द्वारा यही बात है सर। केंद्र की जो सरकार अपने आप को किसानों को हितैषी मानती है और हितैषी दिखाने की चेष्टा भी करती है, उसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसमें क्या विसंगतियां हैं और किस प्रकार की विरोधाभास हैं, उसके बारे में आपने विस्तार से हमें बताया और ये बताने की चेष्टा भी की कि एक लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, शिक्षित हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, अपने विचार, अपनी मांगों, अपनी समस्याओं के बारे में अभिव्यक्ति करने का अधिकार है और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसानों की जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर जो विस्तार से आपने जो बताया है, हम समझते हैं कि वो अहिंसा, गांधी के मार्ग पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को रखने का बेहतर तरीका है। और किसानों के साथ में इस कानून का जो दुष्प्रभाव है, न केवल किसानों पर बल्कि अन्य वर्गों पर भी होने वाला है, इस बारे में आपने काफी विस्तार से बताया है। और आप केवल एक अकादमिक रूप से नहीं बल्कि आप जमीन से जुड़े भी हैं और आपने सदैव किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों की समस्याओं, उनकी मांगों को मुखर रूप से प्रशासन के सामने रखा है। और आज ये समस्या केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है और केवल राष्ट्रीय नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। और इस समस्या पर यूनो की मानवाधिकार संस्था ने भी अपने विचार रखे हैं और ये चेताया है कि प्रशासन और प्रदर्शनकारी दोनों इस मुद्दे को लेकर संयम बरते हैं। धन्यवाद सर, आपने किसानों की समस्याओं के बारे में आज हमें विस्तार से बताया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।